Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, as we have been talking about scaffolding, in our previous video, we discussed what is the meaning of scaffolding and we tried to understand through a very simple example of riding a bicycle. So, my lovely educators, in this video also, we will try to understand scaffolding with a few examples other than what we discussed in the last video. My dear educators, as you can see here in the image, scaffolding in education, how does it look like? ऐसी एक स्ट्रक्चर आपने कहीं देखा है जब घर बनाया जाता है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि सपोर्ट के लिए एक इस तरीके की स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसको हिंदी और पंजाबी में घोड़ी कहा जाता है, ताकि वो सभी चारों तरफ से सीढ़ियां लगी होती हैं। वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आप सामान लेकर ऊपर चढ़ते हैं, कोई प्रोवाइड करना है, तो क्या है कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से गिरने का डर नहीं रहता, राइट? तो आपको जितनी वो उसमें से उसकी सपोर्ट चाहिए, उतनी सपोर्ट लेकर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। सो ये आपको ऐसे ही एक इमेज नज़र आ रही है यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की, जिसको हम एजुकेशन में स्कैफोल्डिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कल आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था बाइसिकल की, हमने डिस्कस किया किस तरीके से बच्चा बैठना सीखता है, वॉकर में बैठता है, ट्राइसिकल, उसके बाद हमने डिस्कस किया कैसे वो बाइसिकल में बैठता है, कैसे वो बाइसिकल राइड करना शुरू करता है। तो माय डियर एजुकेटर्स, स्कैफोल्डिंग जैसे कि ये क्या है कि एजुकेशन का एक की कॉन्सेप्ट है, लास्ट डेकेड से जो है स्कैफोल्डिंग का आइडिया चला आ रहा है। स्कैफोल्डिंग मैंने आपको जैसे पहले बताया एक कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसको हम इजीली नहीं कर सकते, तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में, राइट? छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, एक एक करके एक एक स्टेप को अचीव करते चले जाते हैं और हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये होती है स्कैफोल्डिंग। तो इससे हम क्या करते हैं, कोई चीज जो कि किसी को बहुत मुश्किल लगती है, स्टूडेंट्स को या कोई नया टास्क सीखना है, वो उनको बहुत मुश्किल लग रहा है, तो वो टीचर क्या करता है, जब उसको छोटे छोटे इजी स्टेप्स में डिवाइड करता है, तो बच्चों के लिए जो मुश्किल काम है वो उन्हें आसान लगने लगता है, उनका इंटरेस्ट जो है वो उसमें बन जाता है, राइट? अब स्कैफोल्डिंग और डिफरेंशिएशन में एक डिफरेंस है। ओकेजनली कुछ टीचर्स स्कैफोल्डिंग और डिफरेंशिएशन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद डिफरेंशिएशन या स्कैफोल्डिंग यानी कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग है, हर बच्चे की पेस अलग है, तो उसको अलग तरीके से पढ़ाया जाए, राइट? तो स्कैफोल्डिंग भी हम समझते यही हैं कि शायद उस बच्चे को अपने गोल तक पहुंचने में जो है हम अलग-अलग तरीके से अगर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, किसी को कुछ वे बताया, किसी को कुछ वे बताया, वो शायद स्कैफोल्डिंग है। तो हम कहीं इसमें कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। हमें ये समझना है कि डिफरेंशिएशन क्या है, कि हम अलग-अलग तरीके से अपनी पेस के अकॉर्डिंगली बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अलग-अलग अपने-अपने तरीके से, अपने लर्निंग स्टाइल के, अपनी पेस के अकॉर्डिंगली। स्कैफोल्डिंग जो है वो डिफरेंशिएशन में भी हो सकता है। वो हर एक बच्चा जो अलग-अलग तरीके से अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है, उसके उस गोल तक पहुंचने का जो टास्क है, उसको आसान करने के लिए भी उसकी जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसको डिवाइड किया जा सकता है स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में, ताकि उनको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की जा सके। ये जो हम ब्रेकअप करते हैं लर्निंग का जो टास्क है, उसको चंक्स में, छोटे-छोटे हिस्सों में, ताकि बच्चे उसको छोटे-छोटे जो पार्ट्स हैं, ईज़ी ईज़ी स्टेप्स हैं, उसको वो टैकल कर पाएँ और कॉम्प्लेक्स मटेरियल को अंडरस्टैंड कर पाएँ ईज़िली। वो क्या है हमारी स्कैफोल्डिंग। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। छोटा-सा बच्चा जब वो हम उससे पहले लिखना सिखाते हैं, कोई भी सपोज़ हम इंग्लिश के, हिंदी के, किसी भी तरीके का कोई भी पंजाबी लैंग्वेज व्हाटएवर हम उसको वर्णमाला के लेटर लिखना सिखाते हैं, राइट? तो लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट वी आर टीचिंग टू आवर स्टूडेंट्स। तो क्या करते हैं सबसे पहले? सबसे पहले बच्चे का हम जब रिकॉग्निशन की चलो बात अलग है कि पहले हमने बच्चों को रिकॉग्नाइज़ करवाया कि लेटर ऐसे हैं, दिखता ऐसा है, रिज़ेम्बल करवाते हैं, ठीक है? वो हमारी क्या होती है, हमने पहले उनको ये हमारा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग है, हमने डायग्नोज़ किया बच्चे का लेवल, वहाँ तक हम बच्चे को लेकर आए। उसके बाद बच्चे को लिखना सिखाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले बच्चे का हाथ पकड़कर लिखाया जाता है, फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। हमने डिवाइड कर दिया कैसे-कैसे टास्क में करना है, तो फिर हमने धीरे-धीरे बच्चे का वो जो दायरा ताकि बच्चे को पेंसिल अच्छे से पकड़ना समझ में आ सके, ग्रिप अच्छे से बने, बच्चा उसको होल्ड कर पाए, कैसे पकड़ना है वो होल्ड करके लिखना स्टार्ट करे विद द हेल्प ऑफ द टीचर।
फिर जब बच्चे को थोड़ा-सा पता चल जाता है कि ऐसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन जब वो बनाता है, फिर उसके बाद हम बच्चे को क्या कर देते हैं, फिर उसको हम पूरी ए अगर लिखा है तो पूरी सारी-सारी डॉट्स बनी हुई हैं ए की और बच्चा उसके ऊपर ट्रेसिंग करता है, राइट? अब हमने बच्चे का हाथ नहीं पकड़ा, बच्चा ट्रेसिंग कर रहा है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर हम बच्चे को 3 डॉट्स लगा के देते हैं, राइट? रादर देन गिविंग द एंटायर डॉट्स कि ट्रेस कर पाए बच्चा, वी हैव प्रोवाइडेड देम विद द 3 डॉट्स। फिर वो बच्चा उस डॉट्स के ऊपर ए बनाता है और उसके बाद में हम बच्चे को बिना डॉट्स के लिखने के लिए बच्चे को प्रेरित करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं। यानी ये जो जर्नी है, थ्रू आउट दिस जर्नी हमने अपने जो स्कैफोल्डिंग बच्चे को जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हर स्टेप के साथ कम करते गए। ये है हमारी स्कैफोल्डिंग, जो हमने कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और बच्चा धीरे-धीरे उस स्टेप पर आगे-आगे बढ़ता चला गया, राइट? तो माय डियर एजुकेटर्स, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है, हर बच्चे को अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज के थ्रू उसको अपना गोल अचीव करने में मदद की जाती है। नाउ this might mean providing different materials to the students with different learning styles. For some students maybe उनको visual material अच्छे लगते हैं, किसी को कोई tactile learners हैं, जैसे कि हम अलग अलग वाक का मॉडल पढ़ते हैं, विजुअल है, ऑडिटरी है, रीड एंड राइट है, किनेस्थेटिक है, और या फिर हम हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंगली 9 काइंड्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात करते हैं, राइट? वो है हमारी डिफरेंशिएशन। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैफोल्डिंग एंड डिफरेंशिएशन, राइट? सो स्कैफोल्डिंग में क्या करते हैं, हम ब्रेकअप करते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे चंक्स में। और एक चीज मैंने आपको और बताई कि हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करते हुए भी वी कैन गो हैड विद स्कैफोल्डिंग, यानी कि अलग अलग लर्निंग स्टाइल से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी डिफरेंशिएटेड लर्निंग में भी स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ती है, right? So my dear educators, let's talk about the different techniques for scaffolding. There are many different interventions that can support learning. Some of these intervention include hands-on activities. हम hands-on activities करके demonstrate करके सिखा सकते हैं। जैसा कि अगर आप एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज में भी पढ़ेंगे, वहां पर क्या आता है, आई डू, वी डू, यू डू, राइट? ये एक कॉन्सेप्ट आता है। पहले अगर मैं एज अ टीचर स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ कोई चीज के इस चीज को ऐसे करना है, उसके बाद है वी डू। वी डू में भी वी कैन गो हैड विद दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं स्टूडेंट के साथ मिलकर जो है वो एक्टिविटी को करती हूँ, या फिर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिलकर एज अ पीयर, एज अ ग्रुप, एज अ टीम वो उस एक्टिविटी को करते हैं। और उसके बाद में यू डू, एंड द चाइल्ड हैज टू डू द सेम इंडिपेंडेंटली, राइट? पहले डेमोन्स्ट्रेशन है, देन गाइडेड प्रैक्टिस है, और उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। ये है हमारी स्कैफोल्डिंग की डिफरेंट टेक्निक्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई डू, वी डू, यू डू, राइट? तो इस तरीके से हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। द टास्क दैट टीचर्स यूज शुड बी अप्रोप्रिएट टू व्हाट इज बीइंग लर्न्ड एंड अपील टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स वर्किंग, राइट? जो बच्चे जो काम कर रहे हैं उसके साथ में रिलेटेड होनी चाहिए। जिस मटेरियल के साथ बच्चे काम करेंगे उसी में ही बच्चों की जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए वो एक्टिविटी के थ्रू समझाना चाहिए। एंड थ्रू आउट द स्कैफोल्डिंग प्रोसेस अ हैवी एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन कनेक्टिंग ओल्ड कॉन्सेप्ट्स विद द न्यू वंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर पहले बच्चे को रिकॉग्नाइज कराएंगे, बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है उस लेटर को, उसके बाद में उसको लिखने में आसानी होगी, वो कनेक्ट कर पाएगा कि मैं किस लेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे कौन सा लेटर लिखना है, राइट? तो प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। और इस चीज को हम किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स क्या होते हैं? They deliver a preview of more complicated materials yet to come. हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स की बात करते हैं, वो हम आगे भी करेंगे आगे वाली स्लाइड में। हम क्या करते हैं, जो हमें नॉलेज पता होती है, जो हमें जिस चीज के बारे में हमें पता है उसको हम अरेंज करते हैं अलग अलग फॉर्म में, राइट? वो अलग अलग हमारे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर होते हैं। जिस चीज का हमें पता है, द नॉलेज दैट वी हैव, द इंफॉर्मेशन दैट इज विद अस, उसको ऑर्गेनाइज करने को हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के थ्रू हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जो एडवांस ऑर्गेनाइजर होते हैं वो यूजुअली उस मटेरियल से रिलेटेड, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं जो हमारे पास नहीं है। वी लैक दैट इंफॉर्मेशन। तो आने वाली क्या हमारी इंफॉर्मेशन है, बच्चों को हम क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसका एक जो ग्लिम्स देते हैं वो उसको हम किसके थ्रू देते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू। द ऑर्गेनाइजर्स, सच काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजर्स
which are advanced organizers. They serve as an introduction and provide the basic principles about how students should think about the material. बच्चों को एक ग्लिम्स देते हैं, एक बिगर पिक्चर, एक बिगर आइडिया हम देते हैं कि एडवांस ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू. एंड द एडवांस ऑर्गेनाइजर ऑल्सो टेक्स व्हाट स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी लर्नड एंड कनेक्ट्स इट टू द मटेरियल येट टू कम. कनेक्ट हम हर हालत में प्रीवियस नॉलेज के साथ करेंगे कि पहले उन्होंने क्या सीखा हुआ है, अब आने वाली नई चीज क्या है, उसका एक ग्लिम्स देंगे और उसके साथ उसका कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे. दिस हेल्प्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द लर्निंग ऑफ न्यू मटेरियल्स. और ये क्या है हमारे पास? ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स. ग्राफिक ऑर्गेनाइजर हम क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को एंगेज करने की कोशिश करते हैं थ्रू द नॉलेज और द इंफॉर्मेशन और द डेटा दैट इज ऑलरेडी there with them, right? During this introductory lesson, students can fill in the missing pictures. आपने इस तरीके से एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर स्टूडेंट्स को दिया जिसमें कुछ एक इंफॉर्मेशन है और कुछ एक इंफॉर्मेशन उनको लिखना है उसके बारे में. So the extra level of engagement helps students to better understand the basic principles that will underline more complex tasks. ऐसे वो जो students हैं बेहतर तरीके से अपनी जो information जो उनके पास है उसको organize कर सकते हैं और better उसको understand कर सकते हैं. ये क्या है? Graphic organizer. अब हम बात करते हैं expository organizers. Expository organizers जो हैं वो बहुत कॉमन टाइप के ऑर्गेनाइजर्स हैं बिकॉज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं इन नेचर में. The organizer only requires that teacher tells the goal of the topic or the chapter or the lesson जो हमने पढ़ाना है, बताना है बच्चे को, जो हम शुरू करने वाले हैं, उसका एक बिगर पिक्चर बच्चों को बताते हैं, राइट? कि ये इसमें ये कॉन्सेप्ट है. बच्चों को एक इंफॉर्मेशन, एक ग्लिम्स, एक ओवरव्यू मिल जाता है उस आने वाले टॉपिक का. एंड द टीचर वर्बलाइज एंड कनेक्शन इसमें भी होगा विद द प्रीवियस लेसन टू द करंट लेसन एंड हाउ दैट सेट्स द बेसिस फॉर फ्यूचर लेसन्स के किस तरीके से ये आगे फ्यूचर के लेसन्स के साथ कनेक्ट होगा. हम उसके पूरे कनेक्टिंग लिंक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को समझाते हैं थ्रू सच काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजर्स. इसके अलावा इसके फोल्डिंग की जो एक और टेक्निक है वो है स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग क्या है? इट इज अ क्रिएटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग the data or information that is with us and we want to deliver it to the students and we want to connect the links, right? We want to find creative connections together along with the students ताकि वो उसको भूले नहीं. कड़ी दर कड़ी वो सारे लिंक एक दूसरे के साथ आगे जुड़ते जाएं और वो एक अच्छे से जो कहते हैं ना मोती पिरो पिरो के एक माला बन जाए. तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो बच्चों के माइंड में स्टोर होता है, उसके लिंक्स जो हैं वो बन जाते हैं. This takes a verbalized expository organizer and puts a creative spin on it. With this organizer, teacher take previous concepts and lessons and frame them in story. So the story also includes concepts that will be learned in the upcoming lessons, right? वो सारे concept भी हम थोड़े से बताएंगे कि जो आप upcoming lesson में पढ़ेंगे किस तरीके से ये information और information के साथ connect होती है, right? तो हम story telling के बारे में तो आपको पता ही है, you know very well, you have been using the same in your classes. इसके अलावा बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट मैप्स एंड माइंड मैप्स के बारे में. बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है. दे थिंक कॉन्सेप्ट मैप्स एंड द माइंड मैप्स दे आर सेम. देखिए माइंड मैप क्या होता है? आप एक टॉपिक को लेके उसका एक रेडियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, राइट? हम बात कर रहे हैं ओनली वन टॉपिक के बारे में, राइट? सपोज मैं बात कर रही हूँ जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो मैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बात करी तो मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स उसके हाईलाइट कर दिए, तो मैं उसका माइंड मैप बना रही हूँ. तो जो मैंने कंपोनेंट्स हाईलाइट किए उसके आगे मैं उसकी आगे ब्रांच यानी उसकी एग्जांपल्स बता सकती हूँ, उसके सोर्सेस बता सकती हूँ, उससे क्या मिलता है मैं वो बता सकती हूँ, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है मैं वो बता सकती हूँ. बट इसमें क्या है, मेरा एक ही टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. तो वो आगे 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 रेडियल स्ट्रक्चर बनता चला जाता है. जब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट मैप की, ये हमारे पास एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास एक मेन टॉपिक होता है और मेन टॉपिक के आगे ब्रांचेस होती हैं जिसमें हमारे पास सब टॉपिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं. फिर हम उसकी और आगे हायरार्की देखते चले जाते हैं. कॉन्सेप्ट मैप में एक टॉपिक से ज्यादा टॉपिक होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और जब वो कनेक्ट होते हैं तो उनकी कनेक्टिंग जो लाइंस हैं उसके ऊपर हम बताते हैं कि कैसे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात कर रही हूँ
न्यूट्रिशन की, राइट? ये मेरा एक मेन टॉपिक है। उसके बाद मैं उसमें सब टॉपिक क्या करती हूँ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, फिर उसके आगे और ब्रांचेस मेरी बनती चली जाएंगी। वो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक है, लाइन के ऊपर, उनकी जो कनेक्टिंग लाइन है उसके ऊपर मैं वो प्रोसेस, वो थीम, वो कड़ी क्या है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो वो क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट मैप। सो आई होप नाउ द डिफरेंस इज वेरी क्लियर टू यू बिटवीन कॉन्सेप्ट मैप्स एंड माइंड मैप्स, राइट? सो इतना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, बट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि किसमें डिफरेंस क्या है। ये स्कैफोल्डिंग एक बहुत बेहतर जो है वो टेक्निक है। Mind map is drawn so that the related topics, they are connected by branches with one central concept, utilizing them all. For example, take the concept of mind mapping to make it a central category. हमने center में क्या लिखा है, mind mapping। हम mind mapping का ही mind map बना रहे हैं। Now think of the three major branches. Mind map के लिए क्या क्या हमें चाहिए? We need creativity, we need planning, and we need how it could be beneficial. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी माइंड मैपिंग के बारे में। सो द क्रिएटिविटी ब्रांच कुड बी मेड ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस, उसकी आगे स्मॉलर ब्रांचेस हो सकती हैं। लाइक क्रिएटिविटी में क्या क्या चाहिए, थॉट चाहिए यानी आइडिया चाहिए, इनोवेशन चाहिए। प्लानिंग की जो ब्रांच है उसके पास स्मॉलर ब्रांचेस हो सकती हैं। प्लानिंग में क्या चाहिए, स्ट्रैटेजीज और गोल। एंड फाइनली द बेनिफिट ब्रांच कैन इंक्लूड लाइक फन है, हमारे लिए सिंपल टू अंडरस्टैंड है, राइट? नाउ यू हैव अ माइंड मैप एज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट मेड ऑफ द ब्रांचेस, ईच विद द स्मॉलर ब्रांचेस, राइट? सो यू कैन फाइंड कनेक्शंस फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, राइट? जब हम डिफरेंट ब्रांचेस के आपस में कनेक्ट करेंगे, फिर वो देखेंगे कि कैसे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो दैट कैन बी चेंज्ड इनटू अ concept map. When applied to education, teachers can use this to connect almost any type of concept. For instance, you may be teaching science, right? As I have been teaching science for entire my life about cellular structure. वो आप पढ़ा रहे हैं. At the central concept, you might have human cells, and then the branches could be composed of stem cells, bone cells, blood cells, and so forth. So each cell could then possess its own set of smaller branches, right? Stem cell की बात करेंगे, उसकी branches हैं, bone cell की बात कर रहे हैं, उसकी branches हैं, blood cell की बात कर रहे हैं, तो उसकी अलग branches हैं, उसकी features explain करेंगे. So this approach helps the student to see the features of each type of human cell, but also similar features between the cells, right? Because वो रेडियल है, सेंटर में हमने क्या रखा है, सेल, और फिर हम उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आगे आगे डेवलप करते चले जाते हैं। आगे हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की। यूजुअली हम सब टीचर्स बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको गाइडलाइंस देते हैं, उनको स्कैफोल्ड करते हैं। हैंड होल्डिंग मतलब उनको बताते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। सो व्हेन डीलिंग विद द, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द लैंग्वेज, स्टूडेंट्स आर गिवन वोकैबुलरी लेसन्स प्रायर टू रीडिंग समथिंग डिफिकल्ट। हमने कुछ एक डिफिकल्ट चीज क्लास में स्टार्ट करानी है रीडिंग के लिए, जिसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि स्टूडेंट्स जिनके साथ फेमिलियर नहीं है, उन्होंने वो पहले वर्ड्स नहीं पढ़ रखे। हम पहले वोकैबुलरी लेसन उनका लेंगे, उनके साथ हम वो वर्ड्स शेयर करेंगे, उनका मीनिंग बताएंगे, किसी भी तरीके से बता सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इमेजेस के थ्रू बता सकते हैं, वर्ड लूप्स के थ्रू बता सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज जो हमने उनके साथ वो शेयर किया। दिस हेल्प्स देम बिकॉज स्टूडेंट्स टेंड टू बिकम disengage whenever they are reading and struggle to understand the words in the assignment, क्योंकि उनको असाइनमेंट आपने दे दिया, कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज दे दिया और वर्ड्स उनको पता नहीं है, तो दे विल नॉट फील देमसेल्व्स एंगेज्ड। बार बार आके पूछेंगे कि मैम इस वर्ड का मीनिंग क्या है, मैम ये समझ में नहीं आया, हमें तो पता नहीं चला, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चला, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। तो कुछ स्टूडेंट शाय होते हैं, वो आगे आकर पूछना नहीं चाहते हैं, सो कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक देम अंडरस्टैंड कि वोकैबुलरी क्या है आने वाले इस कॉम्प्रिहेंशन में। सो रिव्यूइंग पर्टिकुलर डिफिकल्ट वोकैबुलरी वर्ड्स बिफोर द रीडिंग हेल्प्स द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोनाउंस these words and what they mean. उनको उसका pronunciation पता चलता है, उसका meaning पता चलता है. So teachers can review the reading assignments and identify the words that the students might find like some particular difficulties and provide handouts to the students. हम उनको instructions दे सकते हैं, उनको पहले handouts दे सकते हैं ताकि वो हम उनका vocabulary review कर सकें. Teachers can also add an engaging element to this process prior to reviewing the words with the students, right? Before reviewing the word list, students can bring the students together
in groups and ask them to brainstorm what the words might mean. आप ऐसा भी कर सकते हैं, यूजली हम जब अखबार सुबह सुबह लेकर न्यूज़पेपर लेकर बैठते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जरूरी नहीं कि बिकॉज सी वी ऑल आर ESL, English is our second language, right? We are second language learners. So इंग्लिश के बहुत सारे शब्दों के मतलब हमें पता नहीं होते, बट जब हम वो सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें जब वो वर्ड आता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए हम गेस कर सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है. तो वी कैन ऑल्सो आस्क द स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म, सो द टीचर कैन देन रिव्यू द क्लास कि वो किस हद तक बच्चों ने वर्ड्स को सही समझा है या नहीं समझा है. तो फाइनली द टीचर से कैन एक्सप्लेन what the word means and class can identify which brainstormed words were accurate, right? तो ये है इंस्ट्रक्शन, इसके थ्रू भी हम स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. अब जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं स्कैफोल्डिंग के फायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं. सबसे पहले इससे कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होता है. Each student is different and learns at his or her own pace. Because of this, some students often fall behind. They simply don't comprehend the material and find themselves being outpaced and by their peers. उनको लगता है कि शायद वो अपने peers से पीछे हैं क्योंकि उनको वर्ड समझ में नहीं आए. तो scaffolding से हम इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं. Scaffolding is particularly effective when teaching about a new topic, which is when many students struggle. So new material provide unique challenges, इसलिए हमें students को उस तरीके से थोड़ी scaffolding provide करनी पड़ेगी and we will be able to help them achieve the learning outcomes. Scaffolding enhances problem solving. कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग? जब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, एक प्रॉब्लम है उसको हम एक हमारा कोई भी एक क्वेश्चन है, एक हमारा टास्क है जिसको हमने अचीव करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो दिस इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग, दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. हर एक चीज को एनालाइज करेंगे, जब उसको ब्रेक करेंगे, एनालिसिस इज ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड देन ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी पार्ट केयरफुली. तो इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो enhance होंगे and they can start thinking about new materials using some of the same approaches as they used to tackle their previously learned materials, right? एक material में उनको पता है कि ये हमने approach use किया था, इसको हम apply कर सकते हैं now in this situation also. They'll be able to relate the same. So this may involve seeing the connections when discussing a new type of cell in science class, and that would involve remembering how they dealt with the math problem in the previous lesson in a similar way. Even एक सब्जेक्ट में यूज की हुई अप्रोच भी उनको किसी दूसरे सब्जेक्ट में यूज करने में हेल्पफुल हो सकती है. स्कैफोल्डिंग क्रिएट्स हायर एंगेजमेंट. जब आप स्टूडेंट्स को ऐसे स्कैफोल्ड करते हो, उनको आप ग्राफिक ऑर्गेनाइजर देते हो, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर या एडवांस ऑर्गेनाइजर देते हो, उनको एक ब्रॉडर पिक्चर्स बताते हो, उनको डिफरेंट ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू एंगेज करते हो क्लास में, ऑब्वियसली देयर विल बी हायर लेवल ऑफ एंगेजमेंट इन द क्लास. Students, they will not feel disengaged. So by building on the knowledge that the students they already have about a particular topic, you will be connecting the new learning with the previous learning, right? कैसे किया आपने? Through scaffolding. So it reduces student frustrations and keep them interested in whatever they are learning. And moreover, it creates positive classroom environment. देखिए जब बच्चे engaged हैं, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, उनका कॉम्प्रिहेंशन जो है बेहतर है, तो फ्रस्ट्रेशन कम है, एंजाइटी नहीं है क्लास में. सो दीज टू फैक्टर्स कैन हैव अ नंबर ऑफ नेगेटिव आउटकम्स. फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी, इनकी वजह से नेगेटिव आउटकम आएंगी एंड पुश स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम लर्निंग. जब हम अच्छे तरीके से बच्चों को एंगेज करेंगे, उनको स्कैफोल्ड करेंगे, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, राइट? तो हमारा जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो बेटर होगा, वो पॉजिटिव होगा. विल बी एबल टू हैव fully engaged, positive classrooms. So my dear educators, scaffolding creates more easygoing classroom with much more supportive structure, which students don't have to stress themselves out about how well they do. उनको ये नहीं है, उनको ये कि धीरे धीरे धीरे, ठीक है, अगर आपने एक बच्चे के लिए एक टास्क को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दूसरे के लिए आपको 6 में भी करना पड़ता है, तो देन perfectly fine as per the child's pace. So this approach makes it easier to encourage the student innovation and participation and lessons anxieties students lessons anxieties students feel about coming to the class.
उनकी जो एंग्जायटी है क्लास में आने से पहले, जो जितनी पहले ज़्यादा थी, वो अब कम हो जाती है। Now every student has one particular subject that they don't feel confident about. So scaffolding can remove the negative perceptions they might have of those classes. So my dear educators, let's now quickly talk about the 4 stages of scaffolding. So there are 4 stages. The first stage, in the first stage, the instructor, that is a facilitator, introduces the subject and performs the task related to the subject. मैं as a teacher or as an instructor उस task से related, उस topic से related जो activity है, जो task है, मैं उसको perform करूंगी. I do, I demonstrate. So इस period में क्या होता है? They connect previously learned material to the material which is about to be introduced and show how a newly learned task can be completed. कि पहली जो मेरे पास knowledge है, मैंने पहले gather की है इस topic के बारे में, अब उस knowledge को इस्तेमाल करके कैसे मैं new learning सीख सकती हूँ, कैसे मैं पहली knowledge को यहाँ पर apply कर सकती हूँ. So this is a period that allows students to observe and later model the teacher's behavior, right? तो ये हमारे पास क्या है? पहली stage. दूसरी और तीसरी स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं. इसके बाद क्या होगा? टीचर्स कैन आस्क द क्लास एज अ होल टू पार्टिसिपेट इन कंप्लीटिंग द सिमिलर एक्टिविटी. वी do, right? So during this time the teacher takes feedback from the class about what to do next. Guided practice है ना, we do. बच्चे कर रहे हैं एज अ ग्रुप में, आप भी उनको बीच बीच में से क्या है, उनको क्यूज देते चले जा रहे हो, उनसे फीडबैक ले रहे हो, उनको क्वेश्चन कर रहे हो, हाँ अब आगे क्या करना है, इसके बाद क्या करोगे, right? जहां पर वे अटक जाएं, you will be there to help them, you will be there to scaffold them. So some activities may lend themselves to the teacher writing a list of these recommendations and trying out each of them. So उसके बाद हम आएंगे थर्ड स्टेप पर. The third step of the lesson involves bringing groups together to complete the similar activity. अलग-अलग ग्रुप के स्टूडेंट्स वो similar activities एक साथ करते हैं. So in groups, students they can work together and use peer instruction. उसमें आप instruction नहीं दे रहे, उसमें क्या हो रहा है कि उनके peer उनको instruction दे रहे हैं, उनको guide कर रहे हैं, right? तो ये हमारे पास पहले आई डू था, ये हमारे पास वी डू के दो अलग अलग हमारे पास लेवल्स हैं इन सेकंड एंड थर्ड स्टेज. Now let's talk about the last stage of scaffolding. The last stage of the lesson involves teachers allowing students to complete a similar task on their own. क्या करना है इसमें? You do. Students they have to do the task, the work independently. So they build their knowledge on whatever they earlier know, right? अपने जो पहले के 3 स्टेप्स हैं उनके थ्रू अपनी नॉलेज बिल्ड करते हैं एंड देन दे विल बी एबल टू टैकल द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली एंड इजीली, राइट? तो ये थी हमारी एक 4 स्टेज technique for scaffolding. So my lovely educators, if you really like my initiatives of sharing my knowledge, my experience, my research with all of you, stay tuned to Mentoring the Mentors. Like, subscribe, and share. Don't forget to give your valuable comments in the comment section below. Thank you. See you again. Have a nice day.